लगे लगे रहिए और देश और समाज की सेवा में तत्पर रहिए और अच्छे अच्छे इनपुट्स अपने बच्चों को प्रदान करिए अपने माध्यम से और अपने संपर्क से, जहां से भी हो सकता है वहां से। तो ढेर सारा शुभकामनाएं मेरे तरफ से और धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया इस वर्कशॉप में, जिसमें आप नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव और उस बदलाव में जो स्नातक स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो परिवर्तन आया है, वो तो ये परिवर्तन जो आया है वो परिवर्तन अचानक नहीं आया है। जब भी इस तरह का कुछ नई शिक्षा नीति आती है तो एक लंबे अरसे, ऐसे भी हमें पता है कि 1986 के बाद से अभी एक शिक्षा नीति आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच में बदलाव नहीं हुए हैं। माइक्रो लेवल पे जगह जगह बदलाव होते आए हैं, चाहे देश के स्तर पे हो चाहे विदेश के स्तर पे हो, और उन बदलावों को ध्यान में रख करके सरकार एक उसको नई शिक्षा नीति के प्रारूप में लेकर के आई है, और जिसमें लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन निकल करके आया है इस नई शिक्षा नीति में। और इसी क्रम में आज का जो सेशन है, जिसमें आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें और प्रोजेक्ट होता क्या है, इससे क्या लाभ है, क्या सीखने को मिलता है, ये तमाम चीजें उसी क्रम में डिस्कस की जा रही है, जहां तक मैं सही समझ रहा हूं प्रोजेक्ट का मतलब। तो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। अब प्रोजेक्ट का अनुभव मेरा रहा है अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर पे भी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आज नई शिक्षा नीति के तहत ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडॉप्ट किया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में 2008-9 में आ गया था, और हमारे यहाँ बच्चों को तीसरे साल में मतलब फाइनल ईयर में उनको एक प्रोजेक्ट करना होता था। वो प्रोजेक्ट में होता था कि आप एक टॉपिक लीजिए, उसके ऊपर काम करिए, या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं इंटर्न के रूप में, तो इंटर्नशिप का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको एक राइट अप तैयार करके और कॉलेज में जमा करिए। तो वो भी एक वो प्रोजेक्ट का सब्स्टिट्यूट होता था। तो ये तमाम चीजें दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले से रही हैं, और इसके कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी है और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी है, दोनों ही है। तो मेरा अनुभव प्रोजेक्ट से रहा है बहुत सालों से, मेरे अंडर में बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। उन प्रोजेक्ट के टॉपिक पे आने से पहले जो हमें बच्चों को बताना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको प्रोजेक्ट करना है अपने इस अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन प्रोसेस में या स्नातक स्तर की डिग्री प्राप्त करने के प्रक्रिया में। उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा जो सामान्य रूप से एक विद्यार्थी को, शिक्षक को समझना जरूरी है। देखिए, जहां तक लर्निंग या नॉलेज की बात आती है, उसमें दो तरीके के दृष्टिकोण की बात की जाती है, दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं जो हम समझते हैं। एक तो है, उसे बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच टू लर्निंग और नॉलेज, और दूसरा होता है इंडक्टिव अप्रोच टू
लर्निंग और नॉलेज। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच को हिंदी में हम निगमनात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं और इंडक्टिव अप्रोच को हिंदी में हम आगमनात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं। जो भी ज्ञान विकसित करने की परंपरा है, ये या तो निगमनात्मक दृष्टिकोण से विकसित की जाती है या आगमनात्मक दृष्टिकोण से विकसित की जाती है। कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि किस तरीके से इन दोनों अप्रोचेस से जुड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को अभी सीखना और समझना है, जिसको आगे आने वाले जीवन में जब वो कहीं जॉब करें, किसी भी एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे उनके दक्षता, उनके ज्ञान की दक्षता का परीक्षण हो, वहां पे वो ज्ञान को प्रयोग कर सके। पर ग्रेजुएशन के समय में उनको अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करना जरूरी है और प्रोजेक्ट उसी का एक भाग है, ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए। राइट, तो ये जहां तक निगमनात्मक दृष्टिकोण और आगमनात्मक दृष्टिकोण की बात है, उसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा, 5 मिनट का, 10 मिनट का। देखिए, जो डिडक्टिव अप्रोच होता है या निगमनात्मक दृष्टिकोण होता है, हाँ, उसमें हम करते क्या है कि जो पहले से मौजूद सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी नीतियां बनती हैं, चाहे आर्थिक नीतियां बने, चाहे सामाजिक नीतियां बने, चाहे राजनीतिक नीतियां बने, वो वैक्यूम में नहीं बनती है। ठीक है, वो किसी न किसी सिद्धांत के आधार पे बनती है और जो भी सिद्धांत है वो सही है कि नहीं है, उसको हमें जानना जरूरी है। और उस सिद्धांत को समझने के लिए हम अपनाते हैं निगमनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो उसमें हम करते क्या कि कोई एक मौजूद आर्थिक सिद्धांत, चलिए हम अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं आप सभी और मैं भी अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं, तो मैं कोई भी एक आर्थिक सिद्धांत को लूंगा और उस आर्थिक सिद्धांत के आधार पे एक अपनी परिकल्पना बनाऊंगा और उस परिकल्पना को मैं प्रयास करूंगा देखने के लिए कि ये परिकल्पना धरातल स्तर पे लागू होती है कि नहीं होती है। तो इसमें हम मूव कहाँ कर रहे हैं, अब परिकल्पना बना करके और धरातल स्तर पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम धरातल स्तर पे आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके और प्रयास करते हैं समझने का कि जो ये सिद्धांत है वो सही से धरातल पे मौजूद जो आर्थिक आंकड़े हैं उनका विश्लेषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिद्धांत को समझते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच अपना करके, मतलब ग्राउंड पे डेटा इकट्ठा करके और अपनी परिकल्पना को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं है परिकल्पना। ठीक है, यदि लगता है कि धरातल पे ये परिकल्पना सही नहीं है तो वो सिद्धांत हमारे लिए इरिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, इरिलेवेंट हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम डिडक्टिव अप्रोच या निगमनात्मक दृष्टिकोण। अब उदाहरण के तौर पे आप लोग 12वीं पास करके आए हुए हैं, तो आप मांग के नियम को जरूर जानते होंगे। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं मांग के नियम को? कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक स्टूडेंट बताए। मैं सुनाई पड़ रहा हूं सबको?
अमित जी, मैं क्या सुनाई पड़ रहा हूँ? हाँ सर। जी सर। अच्छा, तो कोई भी स्टूडेंट आप लोग बताइए, मांग के नियम आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यदि पढ़े हैं तो बताइए क्या होता है। ये बहुत छोटा सा सवाल है जो आप 11वीं 12वीं में जरूर पढ़े होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में। कोई भी? यस सर। हाँ बताइए, अंजू बताइए। सर, मांग का नियम यह कहता है कि सभी एस्पेक्ट्स को बराबर रखते हुए, जैसे किसी वस्तु की कीमत अगर गिरता है तो उसकी मांग को बढ़ा देता है, तथा किसी वस्तु की कीमत का उठना मतलब बिल्कुल, सर एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट अंजू, कि आपने मांग। बिल्कुल सही बताया कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, लोगों की आय है, मतलब किसी व्यक्ति की आय हो सकती है, उसका रुचि हो सकता है, सीजन हो सकता है, ठीक है, और उस वस्तु की कीमत भी हो सकती है, और यदि वो वस्तु है और उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स की कीमत भी हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज की मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो थियरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम यह कहता है कि बाकी सभी चीजें यदि कांस्टेंट हो, ठीक है, फिक्स हो, और यदि उस वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। ये नियम है, ठीक है, ये नियम है। अब ये नियम को समझना है। जैसे आप साइंस में हम बहुत सारी थियरीज पढ़ते हैं, लेकिन वो थियरीज होल्ड करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके लिए हम लैब में जाते हैं, और लैब में जाकर के फिर हम उसी जो पढ़े हैं उसी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जैसा बुक में है यदि वो वहां पे आता है तो हम थियरी को बढ़िया से समझ जाते हैं, और उसको हम इंटरनलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये थियरी सही, ठीक है। वैसे ही जो सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय मतलब आप जिसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब आप राजनीतिक विज्ञान हो गया या अर्थशास्त्र हो गया, हाँ, ये जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, इनका इनका लैब कोई कमरा नहीं है, बल्कि ये समाज है, ठीक है। तो ये जो निगमनात्मक दृष्टिकोण है, ये निगमनात्मक दृष्टिकोण जो हम सिद्धांत पढ़े हैं, उन सिद्धांत का धरातल पे अध्ययन करके और उसके अनुसार आ, आ, अपना ज्ञान विकसित करते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड पे ये चीज होती है कि नहीं होती है। यदि होती है तो उस सिद्धांत से हम वाकिफ हो जाते हैं, इंटरलाइज कर देते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन होता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक और, जैसे आपूर्ति का सिद्धांत है, उसमें कहा जाता है कि आपूर्ति को प्रभावित करने वाले तमाम कारक हैं, पर उसमें से सभी कारक को फिक्स्ड करके है, और उस वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की आपूर्ति घटती है। तो मतलब ये बेसिकली आपूर्ति के नियम में कीमत का और आपूर्ति का धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि कीमत बढ़ा तो आपूर्ति बढ़ी, कीमत घटा तो आपूर्ति घटी। ये सिद्धांत हो। ऐसे ही एक और सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का सिद्धांत। निवेश के सिद्धांत में जो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़े होंगे लोग, उसमें आप देखे होंगे कि आप
12th के लेवल पे भी आप पढ़े होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश या उसको पूंजी निर्माण बोल सकते हैं, तो जो पूंजी निर्माण है उसका ब्याज दर से नकारात्मक रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यदि ब्याज दर घटता है तो पूंजी निर्माण बढ़ता है, और यदि ब्याज दर बढ़ता है तो पूंजी निर्माण कम होता है। इसीलिए देखे होंगे कि जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो उस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रयास रहता है कि ब्याज दर कम हो। क्यों? क्योंकि यदि ब्याज दर कम होगा तो उससे जो बिजनेसमैन है वो पूंजी निर्माण ज्यादा करेंगे, और जब पूंजी निर्माण ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सिद्धांत हैं जो अर्थशास्त्र में हम पढ़े हैं। ठीक है, इनको बारीकी से समझने के लिए हम निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक थ्योरी लेंगे और उस थ्योरी के आधार पे हम एक परिकल्पना बनाएंगे कि चलो देखते हैं कि गेहूं के कीमत में और गेहूं के मांग में क्या संबंध है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में, देखेंगे कि अच्छा इतना रुपए गेहूं की कीमत हुई तो किसी व्यक्ति ने कितना गेहूं का मांग किया, यदि गेहूं की कीमत बढ़ गई तो कितना मांग किया, घट गई तो कितना मांग बढ़ गया। तो यदि आप धरातल पे पता चला कि नहीं, गेहूं के कीमत में और मांग में वही संबंध है जो हम आर्थिक सिद्धांत में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि वो थियरी सही है, वो थियरी सही है, और इस थियरी के आधार पे, इस सिद्धांत के आधार पे जो भी नियम सरकार बना रही है, ठीक है, या बिजनेसमैन बना रहे हैं, वो सही बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ही हुआ क्या यहाँ पे कि एक ज्ञान लॉजिक के आधार पे डेवलप किया गया, और उस ज्ञान को जो लॉजिक के आधार पे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, उस ज्ञान को हम धरातल पे आंकड़ों के आधार पे परीक्षण कर रहे हैं कि वो सिद्धांत सही है कि नहीं है। ठीक है, यदि वो सिद्धांत सही है तो वो लॉजिक या तर्क के आधार पे विकसित ज्ञान बिल्कुल सही है, और उसको सरकार या कंपनियां अपना सकती हैं नियम को बनाने के लिए। तो ये होता है लर्निंग का निगमनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, सीखने का, ज्ञान का निगमनात्मक दृष्टिकोण, कि हम थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। दूसरा होता है इंडक्टिव अप्रोच, जिसे आगमनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। आगमनात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है कि आप चीजों को पढ़ते हैं, सॉरी, आप धरातल पे जाकर के ऑब्जर्व करते हैं आंकड़ों को, और उन आंकड़ों को ऑब्जर्व करने के आधार पे आप को लगता है कि अच्छे कुछ जो आर्थिक आंकड़े हैं उसमें कुछ संबंध बन रहा है, तो उसके आधार पे आप एक थियरी बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए कि आप न्यूटन्स लॉ के बारे में जानते होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, हाँ, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत। तो उसमें हमने यही देखा कि वो न्यूटन जो था बागीचे में बैठा था और ऑब्जर्व किया कि पेड़ से फल गिरा और जमीन पे गिरा।
ठीक है। तो ये जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो थियरी पे बेस्ड नहीं था, बल्कि उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि हाँ कोई भी भारी चीज ऊपर से गिरती है तो वो जमीन पे गिरती है, ठीक है, उस आधार पे उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे ज्ञान या एक सिद्धांत जो विकसित हुआ है वो किस आधार पर विकसित हुआ है? आंकड़ों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो यहाँ पे जो 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 इंडक्टिव अप्रोच होता है या आगमनात्मक दृष्टिकोण होता है, उसमें सबसे पहले हम धरातल पे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसके आधार पे हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जो फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, जैसे आप थर्ड ईयर में जाएं, सेकेंड ईयर में जाएं, शायद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के या समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में। फिलिप्स कर्व बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि बेरोजगारी दर में और मुद्रास्फीति के दर में, ठीक है, बेरोजगारी के दर में और मुद्रास्फीति के दर में नकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। नकारात्मक संबंध मतलब कि यदि बेरोजगारी की दर ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन रेट या मुद्रास्फीति की दर कम होगी, और यदि बेरोजगारी की दर कम होगी तो मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये एक सिद्धांत जो मौद्रिक सत्ता है, मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई है, उसको एक बहुत बड़ा नॉलेज, एक सिद्धांत देता है जिसके आधार पे वो नीति का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो मुद्रास्फीति की दर में और बेरोजगारी की दर में चूंकि नकारात्मक रिलेशनशिप है, ठीक है, नकारात्मक संबंध है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप ज्यादा मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी दर की स्थिति पसंद करते हैं या कम मुद्रास्फीति और ज्यादा बेरोजगार दर की स्थिति पसंद करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, आपके ऊपर, मतलब कि देश की जो संस्थाएं, सरकार है और आरबीआई है, उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कौन सी स्थिति को प्रेफर करते हैं। अब वो कौन सी स्थिति प्रेफर करेंगे डिपेंड करता है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता बेरोजगारी दर कंट्रोल करने की है या उनकी मानसिकता मुद्रास्फीति की दर कंट्रोल करने की है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जो आर्थिक सिद्धांत डेवलप किया गया, वो डेवलप किया गया आगमनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर। उसमें क्या हुआ कि फिलिप्स जो एक इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर डब्ल्यू फिलिप्स उनका नाम था, तो वो ब्रिटेन में लगभग 100 साल, आप लगाइए कि 1861 से लेकर के और 1957 तक का डेटा उन्होंने लिया, ठीक है, डेटा लिया और डेटा लेकर के, आंकड़ा लेकर के बेरोजगारी दर और मजदूरी, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी कीमत निर्धारण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, तो उन्होंने मुद्रास्फीति के जगह पे मजदूरों की मजदूरी को एक लिया पैरामीटर के रूप में। तो उन्होंने क्या देखा कि मजदूरों के मजदूरी दर में परिवर्तन और बेरोजगारी दर में निगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। यदि बेरोजगारी दर कम होती है तो मजदूरों की मजदूरी दर ज्यादा बढ़ती है, और यदि बेरोजगारी ज्यादा होती है तो मजदूरों की मजदूरी दर कम बढ़ती है, और जब मजदूरी दर कम बढ़ती है तो कीमत भी कम बढ़ती है, और मजदूरी दर ज्यादा बढ़ती है तो कीमत भी ज्यादा बढ़ती है। अब ये जो सिद्धांत आजकल बहुत सारे नीति निर्धारकों द्वारा अपनाया गया है,
वो आगमनात्मक दृष्टिकोण से डेवलप किया गया सिद्धांत है। ठीक है, तो जो भी नॉलेज बनता है उसके दो तरीके से वो नॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है। एक तो लॉजिक के बेसिस पे सिद्धांत बनाया और उसको देखा ग्राउंड लेवल पे होल्ड करता है कि नहीं करते। यदि ग्राउंड लेवल पे होल्ड करता है तो सिद्धांत पूर्ण है, कंप्लीट, अच्छा है, उससे हमें समझना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए नियम बनाने के लिए। साथ ही आगमनात्मक दृष्टिकोण से भी यदि कोई सिद्धांत विकसित होता है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है और उसको हम आधार बना सकते हैं नियमों को बनाने के लिए, नीतियों को बनाने के लिए। तो ये तो आगमनात्मक निगमनात्मक दृष्टिकोण हो गया ज्ञान को विकसित करने का। अभी हाल ही में कुछ समय, मतलब आजकल फैशन हुआ है, इंडिया में भी वो बढ़ गया है फैशन, आपका केस स्टडीज मेथड ऑफ टीचिंग का। ठीक है, केस स्टडीज मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है कि इसमें इसका एक पीछे लॉजिक है। ये जनरली देखा गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो डिडक्टिव रीजनर्स के बजाय इंडक्टिव रीजनर्स ज्यादा हैं। मतलब कि आगमनात्मक दृष्टिकोण उनको ज्यादा अपील करता है बनस्पत निगमनात्मक दृष्टिकोण के। ठीक है, तो उसको एक आधार मान करके विदेश के विश्वविद्यालयों में, भारत के बड़े बड़े संस्थानों में केस स्टडीज मेथड ऑफ टीचिंग शुरू हुआ है। केस स्टडीज मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि हम सिद्धांत पढ़ाने से पहले धरातल पे क्या हो रहा है उसको हम लेकर के और बच्चों के बीच में डिस्कस करेंगे और उनके ओपिनियन उसके ऊपर पूछेंगे और उस ओपिनियन के आधार पे, मतलब ओपिनियन हम बच्चों से ले लें और फिर हम जो सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत है चाहे जो भी सिद्धांत है, उसको बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे और बच्चों से कहेंगे देखो किसका ओपिनियन इस सिद्धांत से मैच कर रहा है। इससे क्या होगा कि हर बच्चा उस सिद्धांत को बढ़िया से समझ सकता है। ये एक नई पढ़ाने की विधा विकसित की गई है और नई शैक्षिक नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बहुत हद तक एडॉप्ट किया गया है और प्रोजेक्ट जो है ये इसी निगमनात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोण की उपज है, जहां पे हम एग्जिस्टिंग सिद्धांत को टेस्ट करते हैं या उस सिद्धांत को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आप जाइए एम्पिरिकली देखिए क्या हो रहा है आंकड़ों में और उसके आधार पे आइए और अपनी बात रखिए और फिर उसके आधार पे हम सिद्धांत को टेस्ट करेंगे। अच्छा ये सिद्धांत होल्ड करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, तो एक हमारा एक नया सिद्धांत है। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? किसी का हाथ खड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। Anyone is asking question? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आऊंगा, चूंकि ये केस स्टडीज मेथड और ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच, एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है प्रोजेक्ट के पीछे, उसके लिए मैंने डिस्कस किया। अब ये प्रोजेक्ट जो है हायर एजुकेशन पे क्यों लाया गया ऑल इंडिया लेवल पे, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोपोगेट करती है, नए स्ट्रक्चर जो है फ्रेमवर्क निकल करके आए हैं अंडर ग्रेजुएट का, वो ऑल इंडिया लेवल पे लागू करना चाहती है। ठीक है, तो वो उसमें प्रोजेक्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है और स्पेशली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उसके पीछे एक रीजन है कि जब अंडर ग्रेजुएट में आते हैं तो आप कब तक थियरी पढ़ते रहेंगे? आप स्कूल में भी थियरी पढ़े, हाँ, अंडर ग्रेजुएट में भी थियरी रिपीट करेंगे, तो कब तक रिपीट करते रहेंगे इसको? तो एक तो ये कि अंडर ग्रेजुएट तक आते आते आपकी समझ परिपक्व हो जाती है, विषय
के ऊपर और विषय के संबंध में, ठीक है। और आंकड़ों को कैसे विश्लेषित किया जाए उसका एक स्किल भी आ जाता है। तो आपके पास सिद्धांत की भी समझ आ जाती है और आंकड़ों को कैसे एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए, उसकी तकनीकी की क्षमता भी आपके पास आ जाती है। और इसीलिए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। साथ ही साथ एक और भी वजह है कि आपके जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं। स्कूल की तरह नहीं कि एक ही टीचर हिस्ट्री भी पढ़ा रहे, एक ही टीचर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे, एक ही टीचर ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे आपको लगेगा कि अच्छा ये अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं, वो तो केवल अर्थशास्त्र ही पढ़ाते हैं, वो सामाजिक वो समाजशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। तो एक तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की उपस्थिति होती है और आपका आर्थिक सिद्धांत आपका सिद्धांत को लेकर के एक समझ बन जाती है और आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए आपके पास एबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाना है, टेबल्स कैसे बनानी है, हाँ, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, ये तमाम एबिलिटी आपके अंदर अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे आ जाती है। और यहाँ पे यदि बच्चों को प्रोजेक्ट जैसे कंसेप्ट से एसोसिएट करें या प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों से उनको, या सब्जेक्ट से, या प्रोजेक्ट जैसे जो आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस है, उसे यदि बच्चों को एसोसिएट करें तो बच्चों के अंदर सिंसियरिटी आएगी चीजों को समझने के लिए और उनके अंदर एक दृष्टिकोण भी पैदा होगा आर्थिक जो भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं उनको लेकर के। और इसके साथ साथ आपके अंदर शोध करने की एक ये कहें कि मस्तिष्क में एक बीज बो दिया जाएगा, ठीक है, कि अच्छे शोध ऐसे किया जा सकता है, रिसर्च इसको कहते हैं। तो प्रोजेक्ट जो होता है वो रिसर्च का एक बेसिक फाउंडेशन होता है। प्रोजेक्ट में भी हम एक तरीके से रिसर्च ही करते हैं लेकिन बहुत बहुत छोटे स्तर पे करते हैं, ठीक है। अब जहां तक आपका क्राइटेरिया होता है प्रोजेक्ट को चूज करने का, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक कि जो भी टॉपिक पे जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपके करेंट जो नॉलेज है, करेंट जो सब्जेक्ट या अंडरस्टैंडिंग आपकी है सब्जेक्ट को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आप माइक्रो पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैक्रो तो आप पढ़े नहीं और आप प्रोजेक्ट ले लिए ऐसे टॉपिक पे जो मैक्रो से रिलेटेड है, तो वहां पे फिर आप बढ़िया से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने जो आपने टॉपिक चूज किया है उसका अध्ययन ठीक से नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि आप वही टॉपिक चूज करें जो आपके करेंट स्टडी से, करेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा नंबर, जब भी आप प्रोजेक्ट चूज करें उसमें आप ध्यान रखिए कि आपके विभाग में या आपके संस्थान में उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई एक्सपर्ट हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो रिसर्च होगा, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, एक सही दिशा में चलेगा, ठीक है।
हमेशा उस एक्सपर्ट के चलते आपको एडवांस में ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसके आधार पे आप अपने प्रोजेक्ट की दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा नंबर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप टॉपिक चूज करें प्रोजेक्ट का, अमूमन है कि हम इसमें आंकड़ों के आधार पे अपना स्टडी करते हैं। जो भी सिद्धांत हम पढ़े हैं उसको टेस्ट करते हैं, जनरली यही होता है प्रोजेक्ट में। क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम पहले आंकड़े इकट्ठा करें और फिर सिद्धांत विकसित करें। ठीक है, हम सिद्धांत जानते हैं अपने अलग अलग विषयों के अध्ययन के आधार पे, और उन सिद्धांत को हम धरातल पे टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें तीसरा चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप टॉपिक चूज करें उससे संबंधित आंकड़े आपको आसानी से मिल जाए, आंकड़े आसानी से मिल जाए। अब उदाहरण के रूप में मैं बोलना चाहूंगा, मान लीजिए कि आपने टॉपिक ले लिया कि आर्थिक आधार पे, जैसे मान लीजिए कि बैंक में जाता है, गरीब आदमी भी जाता है लोन लेने के लिए और धनी आदमी भी जाता है लोन लेने के लिए। ठीक है, अब यदि आपने टॉपिक ले लिया कि हमें ये पता करना है कि बैंक कितना धनी के फेवर में लेंडिंग करता है और कितना गरीब के फेवर में लेंडिंग करता है। ठीक है, अब वहां पे आपको चाहिए आंकड़ा कि बैंक ने धनी को कितना दिया, किस किस को दिया, और जो जिसको दिया है वो किस किस एरिया में इंगेज्ड है, उनका क्या कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह के स्टडी को यदि आप करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक आंकड़ा प्रदान नहीं करेगा। और इस तरीके से टॉपिक तो बहुत अच्छा है, आप देखना चाहते हैं कि बैंक कितना इंक्लूसिव है, कितना वो गरीब और धनी दोनों के प्रति समान बर्ताव करता है, आप ये देखना चाहते हैं, तो टॉपिक बहुत अच्छा है। लेकिन जब आंकड़ों की बात आएगी तो वहां पे इस तरह के आंकड़े आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी हम टॉपिक चूज करें वहां पे ये ध्यान रखें कि आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के लिए दिन रात भागते रहें आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उस पे पर्याप्त लिटरेचर अवेलेबल हो। लिटरेचर मतलब किताबें, रिसर्च आर्टिकल्स, शोध लेख जिसे बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स में डिस्कशंस, ठीक है। तो ये तमाम चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ताकि आप सिद्धांत तो पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन उसको कैसे एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या जो मौजूद शोध लेख हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, क्या उनसे मेल खाता है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं। तो उन तमाम चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जरूरी है कि उस क्षेत्र में ढेर सारे रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स और न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स इत्यादि उपलब्ध। यदि ये 4 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे यही कहूंगा कि जब भी आप टॉपिक चूज करें तो टॉपिक चूज करने से पहले इन्फ्लेशन क्यों है, या मुझे गरीबी के ऊपर काम करना है, या मुझे बेरोजगारी के ऊपर काम करना है, या मुझे जो गवर्नमेंट
अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम लेकर के आ रही है, उसके ऊपर काम करना, तो आपका एक एरिया होगा। ठीक है, तो जब भी उस एरिया में किसी टॉपिक को आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले अपने आप को सुदृढ़ करिए उस टॉपिक से संबंधित सिद्धांतों को समझने का, और उस टॉपिक से संबंधित सिद्धांतों को बढ़िया से समझने का आपके लिए जो स्रोत है वो किताबें हैं। क्योंकि आप अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है, रिसर्च क्या होता है आपको नहीं पता है, तो इसलिए रिसर्च आर्टिकल से शुरुआत मत करिए, सबसे पहले किताबों से शुरुआत करिए। किताबों में देखिए, क्योंकि किताबें जो लिखी जाती हैं वो एक यूजी के लिए, पीजी के लिए, हाँ, एक बिगिनर्स के लिए लिखी जाती है, जिसे वो समझ सके, उसके सिद्धांतों को बढ़िया समझ सके। तो आप बुक का प्रयोग करिए सिद्धांतों को बढ़िया से समझने के लिए, उसके ऊपर डिस्कस करिए अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जो आपके संरक्षक है, शिक्षक संरक्षक है, उनसे बात करिए। और उसके बाद आप यदि किताबें कंप्लीट हो गई, ज्ञान पर्याप्त मिल गया आपको किताबों का, तो उसके बाद उससे संबंधित कुछ ऐसे शोध लेख आप पढ़िए जो ग्राउंड लेवल पे किसी थियरी को जो किताब में डिस्कस किया गया है उसको उन्होंने टेस्ट किया है, उसको समझा है कि धरातल पे ये सिद्धांत होल्ड करता है कि नहीं करता है। उससे ना आपको तरीका पता चल जाएगा, ठीक है, कि रिसर्च करते कैसे हैं, किसी भी थियरी को टेस्ट करते कैसे हैं। अब टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, हाई लेवल पे जाइए तो इकोनोमेट्रिक्स भी यूज होता है, पर यूजी के लेवल पे मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को ग्राफ, टेबल, परसेंटेज और एवरेज, इसके आधार पे यदि आप आर्थिक सिद्धांतों को धरातल के आंकड़ों से संबंध करके प्रस्तुत करते हैं तो उससे सिद्धांत का भी टेस्ट हो जाता है, जो सिद्धांत सही है कि नहीं सही है, आपकी भी समझ बढ़ जाती है, ठीक है, और ओवरऑल एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। आप जब भी आगे जाएंगे उस सिद्धांत को याद रखेंगे, आपने उस सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए क्या क्या किया वो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका होना चाहिए प्रोजेक्ट चूज करने का और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का। एक और है कि देखिए, जब भी आप टॉपिक चूज करें तो जरूरी नहीं कि वो टॉपिक अपने आप में हमेशा नया हो। जनरली जैसे हम रिसर्च को डिफाइन किया गया, उसको मैं उसके बारे में बताता हूँ कि रिसर्च जो एग्जिस्टिंग थियरीज है, जो मौजूद सिद्धांत हैं, तो उनको अलग अलग समय पे टेस्ट करते रहना चाहिए। तो कोई सिद्धांत को प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया 1980 में, इसका मतलब ये, और 1980 में वो सिद्धांत होल्ड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी वो सिद्धांत होल्ड करेगा, हो सकता है ना होल्ड करे। तो यदि अभी के कंटेक्स्ट में भी उस सिद्धांत को आप टेस्ट कर रहे हैं धरातल पे, तो वो भी अपने आप में रिसर्च है, ठीक है। तो एक आदमी ने 80 में किया, आप अभी कर रहे हैं, एक आदमी ने 2000 में किया, आप अभी कर, एक आदमी ने 2015 में किया, आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो समय अलग अलग होना चाहिए। यदि एक ही समय में हो रहा है तो सैंपल भी अलग अलग होना चाहिए, जगह अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं देखना चाहूँ कि मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कितना इफेक्टिव है, ठीक है, तो मैं छत्तीसगढ़ का ले सकता हूँ, एक छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट का ले सकता हूँ आंकड़ा, और देख सकता हूँ कि ठीक है मनरेगा कितना इफेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। फिर मैं झारखंड का कोई एक जगह ले सकता हूँ, फिर मैं कोई यूपी का एक जगह ले सकता हूँ। तो ये अब ये अलग अलग जगह पे एक ही चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये तीनों जो काम है अपने आप में अलग अलग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का परिवेश अलग है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, लोगों की कल्पनाएं अलग है, लोगों के रोजगार के प्रति जो या रोजगार डिमांड करने की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो एकदम नया हो, आज तक किसी ने किया नहीं, ऐसा 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 नहीं होता है। मतलब करेंगे तो आपको फंसने की ज्यादा संभावना होती है। तो प्रयास करिए कि ऑलरेडी जो काम किया हुआ है प्रोजेक्ट के लेवल पे, आप उसी को दोबारा टेस्ट करिए। ठीक है, तो ये चीज है। और जब भी आप प्रोजेक्ट लिखें तो उसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद एक लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बुक्स हैं, शोध लेख हैं, ठीक है, उसमें उनका क्या उस टॉपिक के ऊपर एक स्टैंड है, उस चीज को हम लिटरेचर रिव्यू में डालते हैं। वो आपके शिक्षक बताएंगे और बताए होंगे। और उसके बाद आंकड़े इकट्ठा करके और फिर उनका विश्लेषण करते हैं, जिसमें आप ग्राफ लगाइए, टेबल्स लगाइए, परसेंटेज निकालिए, ग्रोथ रेट निकालिए, जो भी निकालना है निकालिए। बेसिक सांख्यिकी के जो सिद्धांत हैं उनको आधार बना करके, और उस विश्लेषण करने के बाद से फिर आपका जो एक लास्ट पोर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए निष्कर्ष। ठीक है, कि आखिर आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में किया क्या। ठीक है, तो आप बताएंगे कि अच्छा ये सिद्धांत मैंने पढ़ा था, ये डेटा इकट्ठा किया, इसके बारे में ये आर्टिकल या ये किताब ये कहती है और मैंने एनालाइज किया तो ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। मतलब बेसिकली आप समराइज कर रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, और अंत में जो भी आप किए हैं, जो भी आप निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, उस निष्कर्ष का क्या मनुष्य के लिए कोई रिलेवेंस है, क्या जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कोई रिलेवेंस है, जिसे हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जरूर लिखिए। अच्छा ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट किया, ये अध्ययन किया इस टॉपिक को लेकर के, और ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मनरेगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए जो भी सिद्धांत, जो भी नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों को टेस्ट करिए और देखिए कि क्या ये नीतियां इफेक्टिव हैं ग्राउंड लेवल पे कि नहीं। तो प्रोजेक्ट एक ऐसी परिकल्पना के रूप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है जिससे नहीं हमें सिद्धांत समझने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि शोध कैसे किया जाएगा फ्यूचर में उसका भी एक बीज आपके मस्तिष्क में पड़ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी नीतियां बन रही हैं वो धरातल पे काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, उसके लिए छोटे छोटे स्तर पे आंकड़े इकट्ठा होंगे। ठीक है, जिसको चाहे तो राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार इस तरह के छोटे छोटे स्टडी को ग्राउंड बना करके एक बड़ी स्टडी रिकमेंड कर सकती है, और एक कोई भी जो नीति बना हुआ है उसका एक असेसमेंट कर सकती है, और फिर उसके बाद उस नीति को बढ़ाना है या खत्म करना है वो डिसाइड कर सकती है। तो यही मोरलेस एक स्ट्रक्चर था प्रोजेक्ट के ऊपर बोलने का, जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूंगा। एक और चीज मैं लास्ट बोलना चाहूंगी। देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे सिंसियर हैं उनके लिए प्रोजेक्ट बहुत फायदा करता है। अब वो सिंसियरिटी कैसे टेस्ट होती है? सिंसियरिटी टेस्ट होती है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना अपने शिक्षक से दिन प्रतिदिन मिल करके बात कर रहा है, और उन बातों को कितना अपने स्टडी में अप्लाई कर रहा है। यदि बच्चा ईमानदार है अपने काम के प्रति तो लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा होता है, और बच्चे बाद में याद करते हैं। मेरे पास अभी बच्चे आते हैं कि सर आपके साथ मैंने एक्सपोर्ट पे काम किया, अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस पे काम किया, आज भी वो चीजें हमें याद है और हम उसको यूज करते हैं। और एक और ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो
उनको पता होता था कि बहुत सारे दुकानें हैं, वहां से जाएंगे, प्रोजेक्ट बने हुए हैं, खरीदेंगे, ला करके जमा कर देंगे। तो प्रोजेक्ट जो एक पार्ट के रूप में ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट फ्रेमवर्क में लाया गया है, उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। पॉजिटिव तब होगा जब टीचर्स स्टूडेंट्स सिंसियरली उसको करें, और नेगेटिव तब होगा जब बच्चा प्रोजेक्ट जो है दुकान से खरीद करके ला करके टीचर को दे देगा, और टीचर भी वो भी अपना काम से बच जाता है, उसको बस मार्क्स देना है। तो यदि ये अप्रोच रहेगा तो प्रोजेक्ट बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है, क्योंकि उसमें लर्निंग बच्चों की नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो एक सब्जेक्ट के जगह पे किया गया है। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे पढ़ते, आप एग्जाम देते तो कुछ तो सीखते, पर प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यदि प्रोजेक्ट आ गया किसी सब्जेक्ट की जगह पे, और प्रोजेक्ट आप दुकान से खरीद करके जमा करेंगे, तो फिर ना आपके लिए लर्निंग आउटकम कुछ होगा, और इंस्टीट्यूशन के लिए भी उसका कोई फायदा नहीं, केवल दुकान को फायदा हो सकता है। ठीक है, तो बस यही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपसे, आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है मैम, शुरू कीजिए। मैम अपने से अनम्यूट कीजिए। मैम आप म्यूट हैं। सॉरी थैंक यू संतोष सर। आपने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से हमें और हमारे विद्यार्थियों को ये बताया कि भाई ये परियोजना कार्य जो है वो किस तरह से आगमन और निगमन प्रणाली की शुरुआत से आया है, और हम रिसर्च का एक बैकग्राउंड है जिसे बहुत सिंसियरली करना है, और प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें अपने विषय का चुनाव किस तरह से करना है और किस तरह से उसे आगे बढ़ाना है। ये सारी बातें आपने बहुत ही सरल और व्यावहारिक शब्दों में दी हैं, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थियों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, और अब इसी के साथ में अब इस आगे की कार्यशाला के दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर कुणाल केशरी जी। सर कोई सवाल है तो बच्चों से आमंत्रित कर दीजिए। अच्छा जी सर, ठीक है। तो यदि बच्चे चाहते हैं कुछ पूछना तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने को अनम्यूट करके आप अपना सवाल दे सकते हैं। कोई नहीं, बाद में भी चाहे पूछना तो अमित जी के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर कुणाल केसरी सर, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं कि डॉक्टर कुणाल केसरी वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी भूगोल विषय में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद उन्होंने अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुंबई से जनसंख्या अध्ययन में एमफिल और पीएचडी की है। आपके अनुसंधान विशेष रूप से प्रवासन और विकास, शहरीकरण व पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य व पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं। आपने 3 पुस्तकें और 20 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपकी शोध परियोजनाओं, आप वर्तमान में 2 शोध परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें से एक ICSSR न्यू दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है और एक यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और द्वारा भी वित्त पोषित है। आप यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और पॉपुलेशन काउंसिल के सलाहकार रहे हैं। आप
इसी के साथ सर आपने बहुत सारे शोध कार्यों और अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे में हमारे छात्र बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें आपसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका हासिल हुआ है सर। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप आए और हमारे स्टूडेंट्स को परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट राइटिंग किस प्रकार से उसमें डेटा एनालिसिस किया जाए और किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाए इस पर मार्गदर्शन प्रदान करें। वेलकम सर, वेलकम केसरी सर। या थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे तरीके से आपने किया। मैं इतना ज्यादा काम नहीं करता हूँ, पर आपने बोला, धन्यवाद इसके लिए। मैडम आप प्रीति जी है ना? यस सर। या थैंक यू प्रीति जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट तुलसी कॉलेज की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस लेक्चर के लिए, जिसमें मुझे परियोजना कार्य प्रोजेक्ट उसके क्वेश्चनर डेवलपमेंट जो और डेटा एनालिसिस के बारे में बोलना है। साथ ही मैं अपने जो कलीग्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं एज ए रिसर्च पर्सन, डॉक्टर संतोष कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून सर। प्रोफेसर रेखा आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं लाइक अमित भूषण द्विवेदी जो हमारे स्टूडेंट्स ही रह चुके हैं पंथ में, और डॉक्टर अमित भूषण ने काफी अच्छा काम भी किया है और आज एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या अमित सर? आवाज सर की आवाज नहीं आ रही। सर से यहाँ बैंडविड्थ जो है बेहद कम। अच्छा सर मिशन से ही बाहर हो रहे हैं सर? सर हाँ वो दिखाई नहीं दे रहे हैं मीटिंग से बाहर। नहीं सर, सर ने एसएमएस किया है सर। हाँ क्या उनके मोबाइल या लैपटॉप के बैटरी डिस्चार्ज हो गया। आप मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दें अगर पॉसिबल हो तो मैं से भी करूंगा काम। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्या मैं काम चला लूंगा। समय आपको होस्ट बनाओगे सर? नहीं, स्क्रीन शेयर ऑन किया आपने? अब आइए सर, अब ट्राई कीजिए। अच्छा राइट, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ आ गया, थैंक यू। थैंक यू। हाँ मेरे स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। हाँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं जो टॉपिक है मेरा वो सर आपसे टॉपिक जो है मेरा वो सर्वे क्वेश्चनर, मतलब सर्वे फॉर्म जो आप बोलते हैं, क्वेश्चनर या शेड्यूल बोलते हैं, उससे डेटा कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्या क्या मेथड्स हैं, क्योंकि टाइम काफी कम है, और डेटा एनालिसिस के कुछ तरीके बताऊंगा। क्योंकि सर्वे प्रोजेक्ट जो होता है, मोस्टली जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं एज अ मास्टर स्टूडेंट, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना है जैसे डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया, लेकिन हाँ बेसिक जो होते हैं एक प्रोजेक्ट के, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च या सोशल रिसर्च, उसमें फैक्ट्स की बात होती है ना। कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो फील्ड पे जाते हैं, फील्ड पे कोई लोगों से बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लाते हैं, कुछ आंकड़े लाते हैं, तो वो डेटा हम कहते हैं कि वो फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को फिर उसके बेस पे हम आगे का रिसर्च अपना बढ़ाते हैं, हम कुछ एनालिसिस करते हैं उस पे। साइंटिफिक रिसर्च के जैसे कुछ प्रिंसिपल्स है, एम्पिरिसिज्म है, ऑब्जेक्टिविटी है ना। एम्पिरिसिज्म का मतलब है कि आप फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है तटस्थ रहते हैं, है ना। आप सब्जेक्टिव नहीं होता, मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि फील्ड पे जाएंगे और अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे, नहीं। कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, उसके तहत आप लोगों से बातचीत करेंगे और तटस्थता से आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ वहां पे अपना काम करते हैं। तो ज्यादातर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करता हूँ, और कुछ लोग इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट हैं शायद। अमित, सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना? नहीं सर, राजनीति विज्ञान और इतिहास विशेषज्ञ हैं। अच्छा, सभी हैं, कोई बात नहीं। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो रिसर्च का होता है और क्वालिटेटिव दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में हम फील्ड पे जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, दोनों में ही वेरिएबल्स और चीजों की बात होती है। तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स का यूज दोनों में होगा, क्वालिटेटिव में थोड़ा कम होगा, क्वांटिटेटिव में थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। सांख्यिकी का यूज थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वेरिएबल जो चर होता है दो तरह के हैं, एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र और उस पर डिपेंडेंट परतंत्र चर होते हैं। तो स्वतंत्र चर जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही इफेक्ट डालते हैं, और उसी के हिसाब से चीजों को आप बदलता देखेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर, जैसे अभी इसके पहले के लेक्चर में बताया गया होगा, स्टेप्स, ये थोड़ा सा विजिबल शायद नहीं है, मैं ऐसे दिखा दूं, दिख रहा है ना? स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, हाँ सर, दिख रहा है ना? चलिए, अच्छा। तो सबसे पहले हम एक तरह का इनपुट दूसरे डिसिप्लिन को देखते हैं, सारे डिसिप्लिन को, और फिर अपना रिसर्च गोल डिसाइड करते हैं, है ना। मतलब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद कोई टॉपिक हमें पसंद आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप एक रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, मतलब क्या क्या आपको शोध प्रश्न चाहिए, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम उस एरिया में, तो उसके बेस पे आप शोध प्रश्न बनाते हैं। फिर कुछ स्टडी के उद्देश्य बनते हैं। इन सबको रेडी करने के बाद कुछ हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं जिनका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो उस ये सब करने के बाद आप एक क्वेश्चनर डेवलप करते हैं, जो शेड्यूल, क्वेश्चनर, प्रश्नावली, जो भी आप कहते हैं उसको। तो क्वेश्चनर लेके हम फील्ड पे जाते हैं। फील्ड पे जाने के बाद फिर क्वेश्चनर की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद हम उस क्वेश्चनर को फिर और मॉडिफाई करते हैं, उसमें और कुछ परिवर्तन करते हैं। तो ये तो एक मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि चीज हम प्रोजेक्ट में करते हैं। इसके लिए आप सारी एंट्री करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में डिटेल बात हो चुकी है, मैं नहीं करूंगा। तो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस पे आता हूं। डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो आफ्टर डिसाइडिंग द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस एंड द वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द स्टडी, वी मेजर द वेरिएबल एंड स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। मतलब क्या हुआ, एक बार हमारा शोध प्रश्न बन गए, हम लोग हाइपोथेसिस बना लिए, है ना, चर अपने डिसाइड हो गए, वेरिएबल डिसाइड हो गए, तो फिर हम उन वेरिएबल्स के बेस पे हम अपना डेटा कलेक्शन करने निकल जाते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं डेटा कलेक्शन के। आप सेकेंडरी डेटा भी अगर सेकेंडरी डेटा नहीं यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होगा, आपको फील्ड पे जाना होगा, है ना। तो बहुत तरह के तरीके हैं, जैसे कि क्वेश्चनर है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है,
तो हम आते हैं सबसे पहले कि फील्ड पे अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है ना, या फील्ड पे ना भी करना है, हम ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं या टेलीफोनिक कर रहे हैं, सब में शेड्यूल और क्वेश्चनर की जरूरत होती है। बोथ शेड्यूल एंड क्वेश्चनर आर पॉपुलरली यूज्ड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन रिसर्च सर्वेज। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम से उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो शेड्यूल और क्वेश्चनर में एक प्रैक्टिकल डिफरेंस है। बनाते दोनों एक ही तरह से, है ना, लेकिन अब फील्ड पे जा रहे हैं और किस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वैसा इनका नामकरण होता है और थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं क्वेश्चन के पूछने के तरीके। शेड्यूल क्या हुआ? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो शेड्यूल जो होता है आपके रिसर्च क्वेश्चन के बेस पे आप अपने जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो आपका, हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ 10-12 लाख का बजट होता है, तो हम कम से कम 50 पेज का शेड्यूल रखते हैं। तो शेड्यूल में सारे क्वेश्चंस रहेंगे और आप फील्ड पे जाके खुद भरेंगे उन्हें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप जो रेस्पोंडेंट है ना उससे पूछेंगे नहीं, उनको हैंड ओवर करेंगे, वो खुद से भरेंगे। या ऑनलाइन अगर क्वेश्चनर है तो आप उनको मेल पे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फिर वो भर के आपका जवाब आपके पास आ जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब डेटा कलेक्शन जो मेथड है शेड्यूल और इंटरव्यू का, इसको मैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल है मेरे पास, इससे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चनर हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। पूरा क्वेश्चनर नहीं है, ड्राफ्ट है। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। ये टाइटल था हमारा हाउस होल्ड माइग्रेशन सर्वे उत्तर प्रदेश और बिहार। मैम कोई समस्या है सर? आवाज नहीं आ रही है सर। वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज है। एक मिनट। क्या किया आपने सर? फिर से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे। मीटिंग से लेफ्ट हो गए क्या? हेलो, और नेटवर्क प्रॉब्लम को ज्यादा ही हो रही है। अब सुनाई पड़ रहा है? जी सर। ओके, थैंक यू। अब मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है आज। और ये शो है ना, एक मैं मेरे ख्याल से मैंने जहां तक पढ़ा है फिर से बता रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चनर की बात कर रहे थे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, तो एक क्वेश्चनर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा लेक्चर चल रहा है। हाँ रख दीजिए, ठीक, सॉरी। तो एक क्वेश्चनर हमारे प्रोजेक्ट का है, ड्राफ्ट क्वेश्चनर। हाउस माइग्रेशन सर्वे हमने किया था, उसमें न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये उसका फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकेंड पेज इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये वाला जो पेज होता है ये आपका सर्वे इंफॉर्मेशन का पेज होता है। आप जब भी कोई क्वेश्चनर बनाएंगे ये पेज जरूर रहेगा, चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चनर। इसमें साक्षात्कारकर्ता का नाम लिखेंगे,
जिस घर में सर्वे कर रहे हैं उसका एक आप नंबर असाइन करेंगे। उस घर का नंबर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने रिकॉर्ड के लिए एक नंबर देंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने 40 घरों का सर्वे किया, तो भाई ये कौन सा घर नंबर है ना, हाउस होल्ड संख्या नंबर कौन सी है, ये आप देंगे। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, आप हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो देने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2-3 डिस्ट्रिक्ट का करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट का भी नाम देते हैं, स्टेट का भी नाम देते हैं। रूरल है, अर्बन है, ये बात करेंगे। उसके बाद हमने लॉकडाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चनर बनाया था, तो हमने इसमें पूछा कि ये उस समय पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था कि आंशिक था, कोई लॉकडाउन था या नहीं। तो आप देखिए कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चनर को समझने के लिए जरूरी होती हैं। लाइक ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है ना, यहाँ पे साक्षात्कर्ता का नाम होगा, इसके लिए इसको ब्लैंक छोड़ा गया। ओके, हाउस होल्ड का जो नंबर होगा उसके लिए ब्लैंक छोड़ा गया, नंबर भरने हैं यहाँ पे। रूरल अर्बन में ब्लैंक नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता है या तो रूरल हमें लेना या तो अर्बन लेना, तो हमने कोडिंग दे दी, क्योंकि डेटा जब एनालिसिस करते हैं तो यही कोड्स आपको हेल्प करते हैं। तो रूरल का हमने 1 दे दिया, अर्बन का 2 दे दिया। उसी तरह किस तरह का लॉकडाउन ये बताने के लिए पूर्ण लॉकडाउन को हमने 1 दिया, आंशिक को 2, कोई लॉकडाउन नहीं, सो दैट जब क्वेश्चनर आपका एनालिसिस के टर्म में जाएगा, आपने 20 या 50 क्वेश्चनर भर लिए तो हर बार ये पूर्ण लॉकडाउन आंशिक लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी। एक्सेल में या एसएस में या स्टेट में आप इसको एनालिसिस करना चाहेंगे तो 1, 2, 3 कोड्स हो गए, यही कोड्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बड़ा सर्वे करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ये भी करें परिचय सर्वे का। आप नहीं, आप 2-3 लाइन में दे दीजिए, हमने तो 1 पेज का दिया है, उद्देश्य बता दें कि हम क्यों कर रहे हैं भाई। एक छोटी सी और सर्वे में प्रोजेक्ट में हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए। आपका रेस्पोंडेंट जो भी है, आपका साक्षात्कार जिसको भी कर रहे हैं उसका नाम और वो सब तो पूछेंगे ही, लेकिन उनसे कंसेंट लेंगे। कंसेंट का मतलब सहमति, कि भाई साहब हम ये सर्वे कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत करना, आपकी सहमति है तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम 15 मिनट का क्वेश्चनर 10 पेज का क्वेश्चनर ये भरेंगे आपसे। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग तो बहुत बड़ा सा वो डिटेल बता रहे हैं अपने सर्वे में, लेकिन आप कम से कम 3-4 लाइन तो उनको बताएं ही। फिर अपना फोन नंबर दीजिए उनको, सहमति पत्र वो हाँ कर देंगे तो आप उसको भरिए, फिर वहीं पे उनके साथ बैठ के आप अपना सर्वे शुरू करेंगे। अब जो भी क्वेश्चनर होता है, शेड्यूल होता है, उसके कई सेक्शंस होते हैं। जैसे ये है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्यों है भाई? सेक्शन 1 में पहला तो एक ब्लॉक हो गया सेक्शन, जिसमें सर्वे का इंफॉर्मेशन हमने ले लिया कि कौन सा गांव है, इंटरव्यू नाम क्या है सारी। उसके बाद घर से रिलेटेड है ना, हाउस होल्ड प्रोफाइल, रेस्पोंडेंट एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल, घर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे हेड ऑफ द हाउस होल्ड से पूछे जाएंगे। उसके लिए फिर ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। घर का मुखिया जो, अब घर का मुखिया कौन है? घर का मुखिया मतलब या तो कमाने वाला, सबसे जो घर का कमाने वाला सदस्य हो, या कई बार वो नहीं अवेलेबल हो तो उसकी वाइफ, और नहीं तो सबसे ज्यादा उम्र का आदमी घर का, जो दादाजी पिताजी ऐसे जो लोग हैं, तो उनसे पूछा जाता है आपकी उम्र क्या है, एज इन कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स का क्या मतलब हुआ? कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब हुआ कि पिछला बर्थडे जब आपको कंप्लीट हुआ है, या तो दिसंबर में हुआ या तो पिछले साल नवंबर में हुआ, तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? वो बोलेंगे नहीं उस समय 50 थी, अभी तो और 3 महीना गुजर गया। हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कंप्लीटेड ईयर्स 50, कंप्लीटेड ईयर्स में कितना था। ओके, फिर हम महिला है या पुरुष है इन सब का कोड देते हैं। पुरुष को 1 लिखेंगे, महिला अन्य को 3। आप पढ़ लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? तो इस तरह के चीजें, ये बेसिक क्वेश्चनर पूछा ही जाएगा, चाहे आपका सर्वे रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्वेश्चनर में बनाने ही पड़ते हैं, वो पूछने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसी से आपका एक खाका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं हाउ मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन डू यू हैव, कि मतलब कितने साल शिक्षा प्राप्त की है। तो हम 5 साल का है तो 5 लिखेंगे, 10 साल की पढ़ाई हुई है 10 लिखेंगे, है ना? फिर हम रिलीजन पूछते हैं। रिलीजन, अच्छा आपका स्टेट में देख लीजिए कौन कौन से रिलीजन ज्यादातर के हैं, तो उनको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नो रिलीजन एंड अदर्स, इस तरह से आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद जाति जरूर पूछनी है, शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नन ऑफ द अबव, है ना। इसके बाद भी एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं कि जाति का नाम, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में, आपके सर्वे में इसकी जरूरत हो, ठीक है, तो जाति का नाम आप पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर जाति, एससी में क्या है भाई, है ना, एसटी में कौन से ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में कौन से अदर बैकवर्ड क्लास के कास्ट हैं। तो अगर आप चाहें, आपको फ्रीडम है ये चीज करने की। उसके बाद फिर मेरा रिसर्च क्वेश्चन माइग्रेशन का था, तो हम फिर पूछने लगे कि जो माइग्रेंट हैं वो कितने हैं भैया, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, है ना। माइग्रेंट के क्वेश्चन पूछने के बाद कितने 5 साल से कम के बच्चे हैं, 60 साल से ऊपर कितने लोग हैं, है ना। फिर हम पूछते हैं कि राशन कार्ड घर में है कि नहीं। ये मेरे स्टडी से रिलेटेड था, यहाँ इसके ऊपर तक का आपको सारा पूछना है, हाँ, लेकिन मेरा रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सब पे था। तो हमने फिर ये क्वेश्चन डाले, राशन कार्ड है कि नहीं है, तो भाई कौन सा है, पीएच है, अन्नपूर्णा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डालते हैं। वर्क प्रोफाइल, उसके बाद सेक्शन 2 आ गया। आपको ऐसे ही नहीं है कि 50 क्वेश्चन बता दिया, नहीं, आपको सेक्शंस बांटने होंगे। एक तो पहले सर्वे इंफॉर्मेशन हो गई, 1 पेज उसका हो गया, फिर 2-3 पेज आपको हाउस होल्ड प्रोफाइल, मेंबर का जो सारा इन्फॉर्मेशन, एज है, सेक्स है, कास्ट है ना, उस तरह से आप पूछते हैं। फिर क्योंकि ये मेरा माइग्रेशन, प्रवास का सर्वे था और इसमें फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा के प्रश्न थे, तो खाद्य सीधे रिलेटेड है आपके इनकम और खेती वगैरह से। तो हम एक जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उसमें पूछा गया कि आय का मुख्य स्रोत क्या था, है ना। वेतन भोगी, गवर्नमेंट जॉब था, प्राइवेट जॉब था, सेल्फ एम्प्लॉयड था क्या, स्वरोजगार था, एग्रीकल्चर वाले थे, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेज वर्कर, कामगार, मजदूर। उसके बाद मंथली हाउस होल्ड इनकम क्या थी, उनका कितनी इनकम हो रही है। तो इस तरह की चीजें हम पूछते हैं, लेकिन हर कोई का रिसर्च अलग होता है, प्रोजेक्ट अलग होता है। तो आपने जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो उद्देश्य है सर्वे के, है ना, रिसर्च के जो उद्देश्य है उसके हिसाब से आप चीजों को मॉडिफाई करेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल बता दिया मैंने पर्सनल इंटरव्यू का, है ना, फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू। इस तरह का हम लेकर लोगों के सामने बैठते हैं और वहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब डेटा कलेक्शन मेथड में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फेस टू फेस इंटरव्यू तो ठीक है, वो हम गए। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, स्ट्रक्चर क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर। सुनाई पड़ रहा है ना सबको? हो सकता है नेट बीच में चला जाए तो फिर कनेक्शन जाए, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। तो मुझे बता दें। ग्रेट, चलिए। तो फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया, जो एक एग्जांपल मैंने दिखाया, वो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। इसमें आंसर बंधे हुए, मतलब कोड्स दिए हुए हैं या हमें नंबर भरना है। इसमें हम अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते हैं, हम टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और नंबर भर सकते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ी सी फ्रीडम रहती है कि किसी आदमी का नाम लिखने की, या वो कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे कि कास्ट कोई और है तो अदर में आप लिख दीजिए कौन सा कास्ट। इतनी सुविधा, उतनी फ्रीडम रहती है बस। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या है, एक तरह से थोड़ा ओपन एंडेड होगा, तो इसमें हम पूरा डिटेल आंसर नहीं, मतलब कोड्स नहीं दे रहे। इसमें हम क्या करेंगे कि 20 या 25 क्वेश्चंस रखेंगे, लेकिन उनका आंसर फ्री फ्लो होगा, वो कुछ भी आंसर दे सकते हैं। हम पूछेंगे कि भाई कोविड पैंडेमिक के समय आप कहाँ थे, वो बोलेंगे हम घर में थे। फिर पूछा जाएगा आपके घर के कितने लोग ऐसे थे जो बाहर काम करने गए, उनका नंबर बताएंगे। या हम ये पूछेंगे कि कोई पैंडेमिक के टाइम आप जब आए तो आपको क्या क्या तकलीफ, रास्ते में क्या तकलीफ हुई कि नहीं, अगर हुई तो क्या हुई, तो वो अपना डिटेल बताएंगे। 4-5
लाइन 10 लाइन का आंसर होगा। तो ये सब सेम स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो फेस टू फेस इंटरव्यू में 2 तरह के क्वेश्चन में। अब एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो है पहला, वही इन तीनों में भी यूज होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू क्या हुआ, पहले होता था, अभी भी होता है, मैं भी अपने सर्वे में ज्यादातर यही प्रेफर करता हूँ, लेकिन कोविड पैंडेमिक के टाइम है ना, प्रॉब्लम आई कि आप फेस टू फेस नहीं कर पाते, तो फिर बात हुई कि टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाए। और पहले से भी टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रचलन में है। आज से 10-20 साल पहले जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, 30 साल पहले, 40 साल पहले, तब से ये चीजें चल रही हैं। आपने भी कभी फील किया होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू का आंसर किया होगा। कब सोचिए, कभी आप कहीं से कुछ खरीदते हैं, है ना, कोई गाड़ी खरीदी या कुछ टीवी खरीदा, तो आपको एक कॉल आती है कंपनी से, है ना, या आपने कोई सर्विस ली, सर्विसिंग कराई किसी चीज की, तो कंपनी से कॉल आती है कि भाई साहब आपने ये सर्विसिंग कराई, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या जो एम्प्लॉय आया था, वो सर्विस पर्सनल, उसने अच्छे से बात की, उसने सही से आपका काम किया, उसके व्यवहार से आप संतुष्ट हैं? तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपने टेलीफोनिक आंसर किया होगा, अभी भी करते हो। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू आप भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चनर बनाकर। क्वेश्चनर अपने हाथ में रखेंगे या कंप्यूटर पे आप बना के रखेंगे, लोगों से बात करेंगे मोबाइल से या टेलीफोन से, और आंसर भरते जाएंगे। तो ये क्वेश्चनर होगा आपका कैटी के लिए, कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू, मतलब कंप्यूटर के हेल्प से टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं और वहां पे आंसर आपका भरते जा रहे हैं। फिर कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, आप एक छोटा सा लैपटॉप या आजकल पाम टॉप लेकर फील्ड पे निकलते हैं। हमने तो मोबाइल दिया था अपने रिसर्च स्टाफ को, मोबाइल में ही पहले से गूगल फॉर्म के जैसा एक, खैर वो अलग मेथड होती है, उसमें सारे क्वेश्चनर, जो ये क्वेश्चनर मैंने दिखाया आपको सॉफ्ट कॉपी, वो भरा रहेगा, वहां बस क्लिक करना है। वहां बैठे हैं और मोबाइल पे अपना क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और भरते जा रहे हैं, ऐसे टिक करके टैब्स उसके दबते जा रहे हैं। तो ये हैप्पी हो गया। एक बार छोटा सा लैपटॉप लेके लोग फील्ड पे जाते हैं, वहां भरते हैं बैठकर, उसका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना होता है। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल बहुत प्रचलन में है, आपको भी हर दूसरे दिन कंपनीज से या किसी रिसर्चर से या फिर गवर्नमेंट का कुछ आ जाता है एडवाइस, कुछ गवर्नमेंट सलाह मांग रही है आपसे, तो 5 क्वेश्चन पूछ देगी। आप हायर एजुकेशन में हैं, आप सब, आपके जो टीचर्स हैं उनको आता रहता होगा कि हाँ स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डिमांड है, तो 10 क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए ऑनलाइन। तो गूगल फॉर्म के बेस पे ये बनता है ज्यादातर। अभी भी शायद आपके डॉक्टर अमित ने कुछ फीडबैक फॉर्म या कुछ बनाया है या रजिस्टर करने के लिए, वो भी गूगल फॉर्म बेस्ड कुछ है। तो भाई ये गूगल फॉर्म क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं। गूगल फॉर्म में दिखाता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बताइए अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो। आपने गूगल, हाँ मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है ना? नहीं आया सर मेरे तो को गूगल फॉर्म, हाँ बोलिए सर, समझ में नहीं आया सर। कौन सा पॉइंट बताइए, मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, फिर भी कौन सा बता दीजिए। कंप्यूटर एडेड वाले में कैटी, जी ये वाला ना? हाँ जी सर। तो कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू में होता क्या है, एक पाम टॉप या लैपटॉप सा लेकर आप फील्ड में जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन उसमें एक फॉर्मेट में बने होते हैं सॉफ्टवेयर, इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, दिख रहा है? तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं उसके कंप्यूटर में फॉर्मेट में लगे रहते हैं, आप क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे उसका। बिल्कुल ये खुद से बनाना होता है, मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर तो ऐसा है नहीं बनाने वाला, तो मैं गूगल फॉर्म से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे गूगल फॉर्म कैसे आप बनाएंगे। बस 2 मिनट कोशिश करता हूँ, आपको एंट्री करा दूं कैसे होती है। आप अपना मेल खोलते हैं, मेल आईडी सबका होगा मेरे ख्याल से, मेल आईडी है ना?
जी 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 है सर। ठीक है, मेल आईडी में यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स बने होते हैं गूगल एप्स, जहाँ पे आप लॉगिन लॉगआउट करते हैं वहां पे क्लिक करोगे तो खूब जी सारे ऐप है, गूगल सर्च है, गूगल प्ले है, न्यूज है, जीमेल है ना। तो इसी में इस पॉइंट पे आप जाओगे, नीचे बेसिकली होता है फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे आप क्लिक करो तो इस तरह का एक विंडो खुलेगा। थोड़ा नेट स्लो है, तो आ गूगल जाएगा। फॉर्म में भी हाँ, बनाना है सर पूरा टोटल? देखिए बिल्कुल गूगल फॉर्म में आराम से बना सकते हो आप। यहाँ पे ओके ब्लैंक फॉर्म भी मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट जी इंफॉर्मेशन जी वाले फॉर्म मिल जाएंगे, RSVP। तो रिसेंट फॉर्म एक मैंने खोला हुआ है इस तरह का, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अगर लोगों का लेना है आप। सर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, पावर पॉइंट में बना सकते हैं? नहीं पावर पॉइंट में नहीं बना सकते हैं आप, आपको गूगल फॉर्म में ही बनाना होगा, तभी आप अच्छा सर्वे इसमें कर कंपलसरी पाएंगे, मतलब? वो ऑनलाइन होगा। जी सॉरी, जी तो सर ये यहाँ बोल रहा हूँ पे कि जब आप क्लिक करते हैं, हेलो ये बोल रहा हूँ सर मतलब हेलो, गूगल फॉर्म में बनाना कंपलसरी है? आपकी मर्जी, आप अपना वर्ड फाइल में बना लो, लेकिन ऑनलाइन अगर सर्वे करना है तो गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, अच्छा 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 ऑनलाइन ठीक ऑफलाइन है। ठीक 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 समझ में आ गया सर। ओके ऑनलाइन, हाँ ठीक है, ऑनलाइन गूगल फॉर्म में ही बनेगा। ओके ग्रेट। सर थैंक तो यू। ऑनलाइन, यस, तो ऑनलाइन जब आप सर्वे कर जा रहे हैं, लोगों को सबके मेल के थ्रू ये क्वेश्चनर भेजा जाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं, बेसिक एक सा बना रहता है ना, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका सर्वे का क्या डिस्क्रिप्शन है, नेम का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फोन नंबर, कमेंट, एक बेसिक फॉर्म हो गया। लेकिन आपको सर्वे में बेसिक फॉर्म नहीं चाहिए, आपको क्या होता है, आप फॉर्म बनाते हैं अपने सर्वे के हिसाब से। सर तो आप यहाँ ये पे क्लिक पूछना चाहता हूँ सर। करोगे ब्लैंक हेलो फॉर्म। सर पंचायत के थ्रू बना सकते हैं सर? बोलिए, पंचायत सॉरी, के मतलब पंचायत के टॉपिक लेके बना सकते हैं अपन लोग इसमें गूगल फॉर्म में सर्वे करके? सॉरी सर, मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि पहले सर को अपनी बात खत्म करने दें, फिर लास्ट में आप अपना क्वेश्चन पूछें। ठीक है? साधारण सी बात है, जब आप सर्वेक्षण ऑनलाइन करने वाले हैं तो आपको गूगल फॉर्म बनाना होगा, ये आसान आसान बात है। आज हम हाँ, और सभी पहले सुन लो। ऑनलाइन प्रोग्राम में पहले बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवाया। ठीक है ठीक है। ओके सर ओके थैंक यू। ओके सर सॉरी सर ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। ओके ओके मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, यस सर। हाँ सर आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। Yes, sir. गुड। तो मैं गूगल फॉर्म को थोड़ा सा बस बता दूं, एक बेसिक फॉर्म खोलेंगे, बस एक क्वेश्चन उसमें रहेगा, है ना, बाकी क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। यहाँ पे एक प्लस साइन होगा,
आप क्लिक करोगे, दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर प्लस साइन दोगे, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देने होते हैं, है ना। जैसे नेम, आप टाइप करो नेम, उसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब बात टाइप करोगे यहाँ पे एज, ठीक है, तो इसका शॉर्ट आंसर तो नहीं होगा, ये मल्टीपल चॉइस होगा या कोई लीनियर स्केल हो जाएगा, एज 1 से 5, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर प्लस दो, आप मल्टीपल चॉइस कर दो, है ना, कास्ट, ओके, ऑप्शन 1, फिर आप ऑप्शन यहाँ पे कर दो मल्टीपल चॉइस, ऐड ऑप्शन, ऐड अदर, ऐड ऑप्शन, तो 1 2 ऐसे कर करके आप 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे डाल सकते हो। आपको लगा नहीं कोई गलती हो गई तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से एज में 3-4 तरह के ऑप्शन आ गए, 1 2 5 से 10, 10 से 5, ओके। कई बार होता है कि यही ऑप्शन रिपीट करना है तो यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, आपने कॉपी किया, नीचे वो ऑप्शन आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने बना लिए, तो फिर यहाँ पर रेस्पॉन्स की बात आती है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अभी तक किसी ने नहीं भरा तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक्सेल फाइल में इसको आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर इसमें सेटिंग होती है, मेक द क्विज है, रेस्पॉन्स है, बहुत अपलोड करने का ऑप्शन है। आप धीरे धीरे यूट्यूब में भी देख के इसको सीख सकते हो। तो इसको मैं बस ब्रीफली यहीं पे क्लोज करूंगा। फिर जैसा मुझे बताया गया है कि थोड़ा सा डेटा एनालिसिस के बारे में भी बताना है, तो क्या क्या डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं। जैसे जब डेटा आपका कलेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिस तरह का टेबल देखिए, 1 से 10 तक का हमारा डेटा है, उसमें एज है, फ्रीक्वेंसी है, प्रोपोर्शन निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं ना। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी, अच्छा, इसमें भी कई तरह के एनालिसिस होते हैं। कई बार आप परसेंटेज निकालते हो। परसेंटेज क्या होगा भाई, जो भी हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और टोटल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिवीजन होगा। न्यूमरेटर ऊपर हम रखेंगे जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं, टोटल नंबर रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सिंपल परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन कई बार परसेंटेज से बात नहीं बनती है तो हम रेट निकालते हैं। रेट में क्या होता है, की बात होती है और किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात होती है, जैसे मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास मैरिज रेट, जो हमने रेट निकाला, कुछ पुराना डेटा है देशों का और किस किस साल का डेटा है और मैरिज रेट क्या कर रहा है इसकी बात करते हैं। डिवोर्स रेट वहां पे क्या है इसकी बात करते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज, ठीक है, इन सबको हम इस तरह से कैटेगरी में बांटते हैं। एज की कैटेगरी में 20 से 29 में 7 फ्रीक्वेंसी हो गई, 17%। तो ये रिलेटिव होती है, मतलब 100 अगर टोटल है 40 तो उसके कंपैरिजन में कितना रिलेशन में कितना परसेंटेज आ रहा है इस एज ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरह के बहुत टफ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन आप लोग करते हैं। अब डेटा एनालिसिस जब होती है, ठीक है, तो डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। बार ग्राफ है, ये आपका पाई चार्ट है। 100 के डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा एक तरह से पाई चार्ट बन गया। इसमें क्या हो, पॉपुलेशन 7%, जर्मनी का कितना परसेंट है, पोलैंड का कितना परसेंट है ना, ऑल अदर कंट्रीज जो बच गए उसके छोटे छोटे जो हैं, इसमें यूक्रेन से लेके सारे कंट्री होंगे। तो इन सब तो ये जो 100 के डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते हैं, हम पाई चार्ट बनाते हैं। ज्यादातर पाई चार्ट से हमारा प्राइमरी सब में काम चल जाता है। कई बार बार ग्राफ बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बार ग्राफ में क्या करते हैं आप, मोस्टली नॉमिनल जो वेरिएबल है उसकी आप बात करते हैं कि जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे था, है ना, फरवरी में कितने बच्चों का था। तो इस तरह से एक डेटा आपका बन गया।
फिर हमारे पास हिस्टोग्राम है, पॉपुलेशन पिरामिड है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसकी बात करते हैं। जैसे एज है 0 to 20, 20 के बाद नहीं, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, इस तरह से हमारे इसमें अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में होता क्या है कि किसी देश का इसमें पूरे पॉपुलेशन का डेटा है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परसेंटेज दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में मेल होते हैं, राइट साइड में फीमेल का परसेंटेज। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जो 5 से 10, 15, 15 से 20 इस एज ग्रुप में अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा को, पॉपुलेशन के डेटा को बांट दिया जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर क्या है। जैसे जो विकसित देश, डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, बीच में ज्यादा मोटा होगा, और जो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका क्या होगा, छोटे 5, 10, 15, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मिडिल एज की थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, और ओल्ड एज की बहुत कम होगी प्रोपोर्शन। इस तरह का एक पिरामिड बनता है। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, इसको इससे समझिए। ये इसके पॉइंट जब हम मिला देते हैं, जो हमारा हिस्टोग्राम है के थ्रू मिलाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, ये बताता है कि डेटा का एक्युमुलेशन कैसे हो रहा है, एक्युमुलेट कैसे हो रही है। ये भी कई तरह के। फिर टाइम सीरीज चार्ट बनाते हैं हम लोग। टाइम सीरीज चार्ट क्या बताता है कि दो अलग टाइम पीरियड्स में कोई दो वेरिएबल कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कम हो रही है चीजें, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है 2007 से 12 के बीच। तो दो टाइम पीरियड में इसको हम मेजर कर 2-3 चीजों को। ठीक है, सो मेरा यहाँ तक क्योंकि मुझे लग रहा है शायद टाइम हो गया, लेकिन मैं कुछ टाइम छोड़ूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, हाँ अमित और प्रीति मैडम, हाँ बताइए कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह हो तो। सर वहां से आप मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं यहाँ से कर सकूं। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, हाँ कोई सवाल है या कोई फिर बहस है तो आप बता सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है सर, इन लोगों से दिमाग में आज आंधी आई होगी। नहीं, बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो भी पूछ सकते हैं अभी। तो मैं फिर से वो स्लाइड घुमा दूंगा और बताऊंगा कहाँ पे क्या इश्यू है। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, नेटवर्क के चलते काफी दिक्कत हुई। हाँ, एक हैंड रेज कर रहे हैं, महेंद्र प्रजापति, बोलिए। कुछ पूछना है महेंद्र? कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है सर कि बताइए मैम, थोड़ा सा आप समझ सकते। हाँ जी, थैंक यू सर। और आपने बहुत ही उदाहरण देते हुए किस तरह से प्रश्नावली बनाई जाए वो बच्चों को दिखाया भी है, और जो बेसिक जरूरतें हैं या बेसिक सवाल जो होते हैं जो उस प्रश्नावली में होने चाहिए, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। और किस तरह से हमारे जो सवाल हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, और हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं प्रश्नावली के। ऑनलाइन प्रश्नावली भी तैयार कर सकते हैं और फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन कलेक्टेड डेटा का किस तरह से हमको एनालिसिस करना है। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक बात आया था
हाँ बोलिए अमित। सर यहाँ से बच्चों को कंप्यूटर तो आता नहीं। उदाहरण देते हुए आपने समझाया है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। मैं एक मिनट सुनूंगा। हाँ जी सर। अमित एक अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। सर हमारे यहाँ बच्चे जो हैं सर्वे सर्जन, ये मैं जानता हूँ गांव से हैं, फिर मैं यहाँ से सर्वे सर्जन, लेकिन हाँ हाँ न तो इन्हें कंप्यूटर आता है न कंप्यूटर की सुविधा है। तो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले बच्चों से हम सर्वे फॉर्म बनवा दें, उससे बाद बिल्कुल से वैसा ही मैं एक गूगल फॉर्म बनवा और बच्चा अपना शेड्यूल अपने ही गूगल फॉर्म में भर दे, तो सर इनका जो कार्य चार्ज है बिल्कुल वो सब अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ गूगल फॉर्म में अपने आप बन जाती है, तो सर थोड़ा सा एनालिसिस एक अपने आप हो जाती है। सर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि फिर में वे अपना शेड्यूल वैसे जाएंगे, डेटा भरेंगे, वैसा ही शेड्यूल एक गूगल फॉर्म में बना लेंगे, फिर गूगल फॉर्म भरना आसान है, 20 या 30 शेड्यूल है, गूगल फॉर्म में भर देंगे, डेटा एनालिसिस अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे गूगल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये बना हुआ है मेरे पास, मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ। मैंने एक सर्वे किया था ना, मैं बता रहा हूँ उसमें होता क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर। यस। हाँ, तो साइकोलॉजिकल आउटकम्स ऑफ कोरोना वायरस का मैंने सर्वे किया, तो इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो स्टेट का क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इनकी रिस्पॉन्स जो थी उसको जब आप क्लिक करेंगे, देखो नेट स्लो है, खुल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ आया है। आ रहा है ना? तो जैसे ही इस रिस्पॉन्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे समरी आ जाती है, जितना भी भरा गया हो। देखिए इस तरह का, कितने लोगों ने सर्वे में भाग लेने की सहमति दी, है ना। तो 78 लोगों ने यस कहा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस ये क्वेश्चन बनाया और लोगों को भेज दिया। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते गए, 9 रिस्पॉन्स आए मान लीजिए, टेस्टिंग थी मेरी, बाद में तो 1000 रिस्पॉन्स आए। तो ये कैलकुलेशन करके दिखा देगा, है ना। नेम ऑफ द स्टेट, या अंडमान निकोबार से कितने लोग, ये कलर, है ना। दादर नगर हवेली से इतने लोग, विलेज वाले इतने, टाउन वाले। तो ये कैलकुलेशन हो जाता है पूरा आपका 10-20 पेज का। चाहे क्वेश्चनर बढ़ता जाए, ज्यादा से ज्यादा सैंपल होता जाए, तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। बाद में इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये समरी पे क्लिक करोगे, आपकी सारी एनालिसिस हो जाएगी, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो डाउनलोड रिस्पॉन्स या प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स, इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब में जाके गूगल फॉर्म के बारे में थोड़ा समझिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इससे एनालिसिस आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, एनालिसिस परसेंटेज वाइज और भी बेसिक एनालिसिस बहुत आराम से हो जाती है। हाँ, यही सर मैं सोचा हूँ। नहीं आप हाँ वही करा लीजिए स्टूडेंट से, क्योंकि सबको एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन उतना ना भी है, तो इसमें थोड़ा मोड़ा टाइम देना होगा। 5-6 घंटे की मेहनत करेंगे तो क्वेश्चनर भी बन जाएगा, और यूट्यूब के हेल्प से आप उसमें एनालिसिस वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। बना लेंगे सर, इतना बच्चों में क्षमता है, ये दिन सिखा दिया बिल्कुल कर लेंगे। तो बना हाँ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बना लेंगे।
थैंक यू सर। चलिए, आप सबको धन्यवाद और उम्मीद है कि आप कुछ नई चीज सीख पाए मेरे बहुत लेक्चर से। और आगे जो मैडम आने वाली हैं उनको भी नमस्कार। उनका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू और सर। सब आप सभी नमस्कार 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 सारे कुणाल बच्चों जी। को। मैं आपका देख रही थी और बहुत अच्छा तो था आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा नमस्कार। अच्छा बता रहे थे आप, बहुत अच्छा लग रहा था। एक गूगल फॉर्म बच्चों Thank you को so much. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बताना एक बहुत अच्छी बात है। तो अब जरूरी बच्चों को ये समझ में भी आया होगा। और ये मोबाइल पे भी आप बना सकते हैं, यदि जैसे अभी बिल्कुल, सर हाँ। पूछ रहे थे कि यदि इंटरनेट नहीं रहता है तो बच्चों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल में इंटरनेट डाटा होता है, बिल्कुल तो उसमें बच्चे आराम से इसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल, 10-20 क्वेश्चन आराम से बना लीजिए, एक छोटा मोटा सर्वे कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैम, मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूँ एज ए कलीग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर लेक्चर। होपफुली सबको, हाँ थैंक यू, फिर मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू, सर। बाय, नमस्कार। नमस्कार।